Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are here to start medieval history. Basically हम आज शुरुआत करने के लिए तैयार हैं मध्यकालीन भारत का। और आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं इसमें हम जानेंगे कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, किन ऑर्डर में पढ़ना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है, पढ़ने का क्रम क्या होगा और मुख्य बातों को हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर जब आज का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपके दिमाग में पूरा ये सेट कर जाएगा, सभी बातें आपके दिमाग में रहेंगी कि हाँ यहां ओवरऑल हमारा मेडिवल हिस्ट्री क्या है और कैसे इसको जानना है, कैसे इसको गो थ्रू करना है। और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे आज के बाद तो इसको एक्सपेंड करते हुए बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहले तो आप मेडिवल हिस्ट्री क्या है और क्यों पढ़ना है। देखिए मेडिवल हिस्ट्री के शुरुआती दौर की बात करें, अगर हम मेडिवल हिस्ट्री में आते हैं और इसके शुरुआत की बात करें, अभी मैं बताऊंगा कैसे हम पहुंचेंगे मेडिवल हिस्ट्री में। तो शुरुआत की बात करें तो शुरुआत के कुछ वर्षों को छोड़ दे तो उसके बाद ये देखेंगे कि मुस्लिम इन्वेजन होगा और उसके बाद पूरा जो मेडिवल हिस्ट्री है वो मुस्लिम डायनेस्टीज पे ही बेस्ड है, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो या फिर मुगल पीरियड हो। तो एक तरह से देखा जाए कि मेडिवल हिस्ट्री जो है या मध्यकालीन भारत जो है तो उसका मेजर पोर्शन जो हम कहेंगे तो हम बेसिकली यहां पर मुस्लिम डायनेस्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, मुस्लिम डायनेस्टीज के बारे में। शुरुआती दौर में कुछ हम राजपूत किंगडम्स को भी देखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे किंगडम्स जो नॉर्थ इंडिया में होंगे उसको भी हम थोड़ा देखेंगे। लेकिन एक बार जब मुस्लिम इन्वेजन होता है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाएगी, आप देखेंगे अभी मैं बताऊंगा, तो फिर मुस्लिम पूरे भारत पे मुस्लिमों का शासन धीरे धीरे हो जाएगा। तो एक तरह से मेडिवल हिस्ट्री अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है तो भारत में मुस्लिमों का आना, उनका एक्सपेंशन और डाउनफॉल। देखिए तीन फेजेज ही होते हैं जब कोई साम्राज्य बनता है। हाँ, किसी तरह का साम्राज्य बनता है तो एक बनेगा फिर दूसरा जाएगा, फिर एक बनेगा फिर दूसरा, तो डाउनफॉल होते रहता है। तो पहले आपको दिल्ली सल्तनत के रूप में आप देखेंगे कि एक पूरा का पूरा यहां पर कई डायनेस्टीज दिल्ली सल्तनत में बनेंगी। ठीक है, और उनका डाउनफॉल भी होगा धीरे धीरे, फिर मुगल आ जाएंगे और फिर मुगलों का भी डाउनफॉल हो जाएगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही डिक्लाइनिंग फेज मुगलों का भी शुरू हो जाएगा। और इस तरह से देखेंगे कि पूरा मेडिवल पीरियड यहां पर मुस्लिमों के यहां आने, उनका एक्सपेंशन यानी विस्तार और फिर उनके डाउनफॉल की कहानी है। ठीक है, अब देखिए हम समझ लिए कि क्या है भाई और उसके बाद क्यों पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपने पहले एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा, 3 फेजेस में आपने देखा है और आपको पढ़ना ही है एग्जामिनेशन में, ये तो बात है। एंशिएंट पढ़ना है, मेडिएवल पढ़ना है और फिर आपको मॉडर्न पढ़ना है। तो जब तक आप एंशिएंट नहीं पढ़ेंगे आप मेडिएवल की कड़ी को नहीं समझेंगे, इसके सीक्वेंस को नहीं समझेंगे। और जब तक आप मेडिएवल नहीं पढ़ेंगे तो आप मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास को समझने में आपको आसानी नहीं होगी और एक तरह से बैकग्राउंड आपका तैयार नहीं होगा। तो मेडिवल हिस्ट्री को आप आगे देखेंगे लेटर मुगल पीरियड जब हम पढ़ेंगे आप मॉडर्न इंडिया में, तो शुरुआती दौर में हम लेटर मुगल पीरियड को देखते हैं जहां पे मंत्रियों का, ब्यूरोक्रेट्स का वर्चस्व बढ़ जाएगा और एम्पेयर्स का घट जाता है वहां पे वर्चस्व। ठीक है, वो पपेट हो जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में। ठीक है, तो वहां पर आप देखेंगे कि ये पीछे के बैकग्राउंड से आपको चीजों को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो मेडिवल एंशिएंट को अगर हम समझते हैं तो वो एक बैकग्राउंड तैयार करता है मेडिवल को पढ़ने का, और मेडिवल को पढ़ते हैं तो मॉडर्न को पढ़ने का और समझने का एक बैकग्राउंड वो तैयार होता है वहां पर। ठीक है, तो ये बातें हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेडिवल हिस्ट्री में। मैंने बताया था कि 2 पार्ट में हम इसको देखने वाले हैं, एक तो अर्ली मेडिवल पीरियड और दूसरा लेटर मेडिवल पीरियड। ठीक है, अब देखिए यहां पर समझने की बात क्या है। अर्ली मेडिवल पीरियड को भी, जिसे हम मानते हैं कि 8 to 12th सेंचुरी एडी में का जो समय है, जो टाइम पीरियड है, उसको माना जाता है अर्ली यानी प्रारंभिक मध्यकाल कहेंगे। और बाद का जो मध्यकाल यानी लेटर मेडिवल पीरियड जो है वो 13 to 18th सेंचुरी एडी का जो
समय है उसको कहेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट ये सब कई जगह आपको मिल जाएगा किताबों में, हर्षवर्धन के डेथ के बाद से उसको अर्ली मेडाइवल पीरियड माना जाने लगता है, यानी 647 में हर्षवर्धन की डेथ होती है तो वहां से माना जाने लगता है। अब हम चलते हैं, देखिए एक हमने इसको समझा है, हम सीक्वेंस बनाते हैं कैसे, एंशिएंट हिस्ट्री से। देखिए मैंने बताया है कि बैकग्राउंड आपका मेडाइवल का ये समझे रहेंगे तो पूरे इतिहास को समझने में आसानी होगी। एंशिएंट हिस्ट्री से हमने पढ़ लिया है, लेकिन एक सीक्वेंस बनाएंगे और फिर हम यहां पे आएंगे, और फिर जब हम आगे मॉडर्न पढ़ेंगे तो यही सीक्वेंस बनाते हुए मॉडर्न को भी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने एंशिएंट की जब शुरुआत की थी तो स्टोन एज हमने देखा था, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहां पर इंडस और उसकी सहायक नदियों के सहारे शुरू हुआ था। फर्स्ट अर्बनाइजेशन फेज भी इसको कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता भी थी किस नदी के सहारे, सिंधु नदी के सहारे। फिर वैदिक पीरियड का फेज हमने देखा था, हाँ, जिसमें दो फेजेज में आप देखेंगे 1500 टू 600 बीसी का जो फेज है, ये बीसी वाला पीरियड है, बिफोर क्राइस्ट, या आप उसको बीसी ही कह सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा। तो ये वैदिक पीरियड 1500 से 1000 अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक पीरियड, और फिर 1000 से यानी 1000 टू 600 बीसी तक आपका जो होगा वो लेटर वैदिक पीरियड आएगा। उसके बाद आप 6th सेंचुरी बीसी में आ जाते हैं, और यहाँ पे इसे महान परिवर्तनों का काल कहा गया। यहीं पे आपको 16 महाजनपद मिलेंगे, जहां पे मगध एक बड़े बड़े शक्ति के रूप में, बड़े ताकत के रूप में उभरेगा। यहाँ पे 16 महाजनपद दिखाई देंगे, बड़े ताकत के रूप में उभरेगा, और वहां पे कई डायनेस्टीज आएंगी, ठीक है, मैंने बताया भी था। वो डायनेस्टीज कौन कौन सी होंगी भाई, तो हरियंका डायनेस्टी, फिर आपको शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आप देखेंगे वहां पर नंद डायनेस्टी, और उसी नंद डायनेस्टी का जो अंतिम शासक होगा घनानंद, या कहीं कहीं धनानंद मिलेगा उसका नाम, उसी को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेंगे, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हुए, ठीक है। मगर यहां पर देखिए अब 6th सेंचुरी बीसी में आपको 16 महाजनपद ही मिलते हैं। यही द्वितीय नगरीकरण का फेज भी है, सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज इसी को कहते हैं, ठीक है। यहीं पे बौद्ध और जैन धर्म भी मुखर होकर सामने आते हैं, ठीक है, इसलिए इसे महान परिवर्तनों का काल कहते हैं। और जो सेकेंड अर्बनाइजेशन यानी द्वितीय नगरीकरण का जो समय है वो शुरू होता है यहां पर, और द्वितीय नगरीकरण गंगा नदी के सहारे शुरू होगा, जबकि प्रथम नगरीकरण इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु नदी के सहारे शुरू होता है। ये सवाल बनता है कि जब किस नदी के सहारे शुरू हुआ द्वितीय नगरीकरण। तो उसके बाद देखिए डायरेक्ट यहां पर मगध तो बड़े महाजनपद, सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में उभरेगा, और वहीं से आपको नंद डायनेस्टी के शासक धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत करेंगे। लेकिन उसके पहले एक और घटना होगी, दो घटनाएं होंगी, फॉरेन इन्वेजन होंगे। तो पहला फॉरेन इन्वेजन ईरान की तरफ से, ईरानी आक्रमण होगा जो कि इधर से होगा, और ये दारा फर्स्ट या डेरियस फर्स्ट का होगा, ठीक है, दारा प्रथम या डेरियस फर्स्ट का पहला ईरानी आक्रमण होगा 516 बीसी 516 बीसी में, ठीक है, और ईरानी आक्रमण होगा डेरियस फर्स्ट का। इसको फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन, प्रथम विदेशी आक्रमण भी कहेंगे। उसके बाद दूसरा 326 बीसी में, ठीक घनानंद के समय, हाँ, जो नंद डायनेस्टी का शासक घनानंद है जिसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं, उसी के समय 326 बीसी में यूनानी आक्रमण होगा, हाँ, अलेक्जेंडर का यानी कि सिकंदर का, ठीक है, यूनान से आएगा वो चल के, और फिर अटैक होगा। हाँ, ब्यास नदी को पार नहीं कर पाएगा, उसे वापस जाना पड़ेगा। तो ये दो फॉरेन इन्वेजन देखेंगे। पहला फॉरेन इन्वेजन ईरानियों का होगा, और दूसरा फॉरेन इन्वेजन जो है वो यूनानियों का होगा। लेकिन यूनानियों के इन्वेजन को आप कह सकते हैं फर्स्ट यूरोपियन इन्वेजन, प्रथम यूरोपीय आक्रमण, ठीक है। तो यहां तक समझे। उसके बाद मौर्यंस को मैंने समझा दिया कि मौर्यंस यहीं पे जो मगध है, यहां पे जो अंतिम डायनेस्टी मौर्यंस के पहले जो आती है नंद डायनेस्टी, वहां के शासक धनानंद या घनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। और मौर्य डायनेस्टी 322 बीसी से लेकर करीब 185 बीसी 185 बीसी तक चलेगी, और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करेगा पुष्यमित्र शुंग, और यहां पर शुंग डायनेस्टी की शुरुआत कर देगा नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर मैंने एक चीज, ये मौर्यंस के बाद आपको पोस्ट गुप्ता भी आएगा, ठीक है, पोस्ट गुप्ता और तब गुप्ता, पीएम, यहां पे मैं लिखता हूं पीएम, पोस्ट मौर्य, सॉरी, पोस्ट मौर्य
और पोस्ट मौर्यन के बाद गुप्ता। यहां जी का मतलब समझ लीजिएगा गुप्त, स्पेस नहीं है, बस एक समझाने के लिए है, इसलिए मैंने, ठीक है। यहां देखिएगा, कई बार हो जाता है ना, छूट जाता है यहां से। ठीक है, तो अब देखिए, तो मौर्यंस और मौर्यंस के बाद पोस्ट मौर्यंस में हम आए थे, और पोस्ट मौर्यंस में कुछ विदेशी आते हैं यहां पर। इंडो ग्रीक आएंगे, आपको शक आएंगे, सीथियंस आएंगे, पर्थियंस यानी कि पहलव आएंगे, और कुषाण आएंगे इधर। हाँ, और उसके बाद फिर देखिए मौर्यंस का जो उत्तराधिकारी बनेंगे, कुछ देशी ताकतें भी होंगी, कुछ विदेशी ताकतें होंगी। मैंने बताया कि पहले 185 बीसी में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करेगा कौन? पुष्यमित्र शुंग, और यहाँ पर शुंग डायनेस्टी की शुरुआत कर देगा। फिर यहीं पे कण्व डायनेस्टी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सातवाहन डायनेस्टी आएगा साउथ में, ठीक है। हालांकि ये कण्वों को हरा के ही आएंगे, लेकिन इनका मेन डोमिनेंस होगा साउथ में, आपको सातवाहनों का, ठीक है। अब ये देशी हो गए मौर्य के सक्सेसर, और विदेशी इंडो ग्रीक इधर से आ रहे हैं। फिर आपको सीथियंस यानी शक आ रहे हैं, और उसके बाद आ रहे हैं आपको पहलव जो थे, ये सब मध्य एशिया से आते हैं, इधर से ही आएंगे, नॉर्थ वेस्ट से होगा। आपको इंडो ग्रीक यहां से मतलब उसको बोलते हैं हिंद यूनानी, ठीक है। और ये बैक्टीरिया के होंगे, बैक्टीरिया ये प्लेस होता था आपको मेजर पार्ट नॉर्थ अफगानिस्तान और कुछ सेंट्रल एशिया का। इसके ऊपर देखिए पूरा सेंट्रल एशिया है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को मिला देंगे तो ये ईरान बन जाएगा। तो इसके बाद पहले इंडो ग्रीक आएंगे बैक्टीरिया से, उसके बाद सीथियंस आएंगे, शक जो आएंगे ये भी मध्य एशिया से आएंगे। फिर आपको देखेंगे तो यहां पर नॉर्थ ईरान जो है, नॉर्थ ईरान यानी कि उसको बोलते थे, वहां के लोगों को पर्थियंस बोलते थे या पहलव बोलते थे, वो आएंगे, और लास्ट में कुषाण आएंगे। तो ये फॉरेन इन्वेजन हो जाता है पोस्ट मौर्यन पीरियड में। फिर हम आते हैं गुप्ता पीरियड में, ठीक है। और गुप्ता पीरियड के बाद हम देखते हैं, पहुंचते हैं हर्षवर्धना के पीरियड में। इसको पोस्ट गुप्ता पीरियड कहेंगे, जिसमें हमें हर्षवर्धना को ही पढ़ना होता है। तो ये हमारा एक सीक्वेंस था, ठीक है। स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, 6th सेंचुरी बीसी, फॉरेन इन्वेजन्स, मौर्यंस, पोस्ट मौर्यंस, गुप्ता, और गुप्त के बाद पोस्ट गुप्ता में हर्षवर्धना। और हर्षवर्धना की डेथ होती है 647 एडी में। यहां पर आप देखेंगे कि 647 एडी में इनकी डेथ हो जाएगी, और यहीं से आपको कहा जाता है डेथ हो जाएगी 647 में। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं 647 एडी में, और यही जब डेथ हो जाती है तो यहीं से आपका इसके बाद का पीरियड जो है वो मेडाइवल पीरियड कहा जाने लगा। यहां पर एक परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। 6th सेंचुरी बीसी जब से महाजनपद काल शुरू हुआ और मगध एक बड़े महाजनपद के रूप में उभरा है, तब से लेकर गुप्त पीरियड तक मगध जो है पॉलिटिकल सेंटर स्टेज बना हुआ है। यहां एक मेजर शिफ्ट हो रहा है कि अब मगध के स्थान पर कन्नौज, हर्षवर्धन के समय कन्नौज एक बड़ा और महत्वपूर्ण पॉलिटिकल स्टेज हो जाएगा। तो यहां मगध लिखा है, पाटलिपुत्र लिखा है, बात एक ही है, ठीक है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, पाटलिपुत्र हुआ करता, मगध की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। तो इस तरह से मेजर शिफ्ट यहाँ पे कन्नौज के रूप में यहां देखने के लिए मिल रहा है। पॉलिटिकल सेंटर स्टेज में अब कन्नौज आ जाएगा, और यहीं से फिर आप मेडिएवल हिस्ट्री को कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने समझ लिया कि हम मेडिएवल हिस्ट्री में कैसे इनकी हर्षवर्धन के बाद का समय जो है 647 एडी के बाद से हम देखें तो एक तरह से हम मेडाइवल पीरियड में इन कर गए हैं। अब देखिए, जब हम मेडाइवल पीरियड को पढ़ते हैं तो दो फेजेज में इसको रख रहे हैं। मैंने बताया अर्ली यानी प्रारंभिक, और लेटर बाद वाला, पूर्व और बाद का। यहां से पूर्व का जो है 8 से 12, 8 to 12 सेंचुरी एडी का जो समय रखा गया है, लगभग एग्जैक्ट नहीं, कहीं कहीं आपको 647 से ही दे देगा, हाँ, कहीं कहीं आपको 8 सेंचुरी से देगा, ठीक है। यानी कहीं 7 सेंचुरी से दे दिया, 647 से दिया तो इन द मिड ऑफ द 7th सेंचुरी, और कहीं आपको 7th सेंचुरी से दिया, कहीं 8th सेंचुरी से दिया। तो लगभग हर्षवर्धन के बाद का समय मोर और लेस इसको इतना माना जाता है, थोड़ा बहुत अंतर आपको मिलेगा। और लेटर में 13 से 18 सेंचुरी, 13 to 18th सेंचुरी एडी में आपको
मिल रहा है, यानी कि अब बीसी वाला काम हमारा बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा वाला काम खत्म हो गया। अब एडी वाला काम या इसको कह सकते हैं सी कॉमन एरा, एडी कहें या सी कहें, कॉमन एरा कहें, बात बराबर है। तो अब यहां से देखिए, जब हम अर्ली मेडिवल पीरियड पढ़ेंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे, और लेटर मेडिवल पीरियड पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, सारा चीज अभी मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले जो अर्ली मेडिवल पीरियड है इसको भी हमने 3 पार्ट में बांट लिया है। कैसे, एक तो नॉर्थ, दूसरा साउथ और तीसरा मुस्लिम इन्वेजन। इसी तरह से हमने लेटर मेडिवल पीरियड को भी बांटा है, दिल्ली सल्तनत, डीएस स्टैंड्स फॉर दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स। ठीक है, समझिए। तो सबसे पहले जो अर्ली मेडिवल पीरियड को हम देख रहे हैं, तो नॉर्थ इंडिया को सबसे पहले हम देखेंगे। तो हर्षवर्धन के बाद नॉर्थ इंडिया में, ये नॉर्थ इंडिया देखिए, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, लेकिन इधर ये नॉर्थ इंडिया, तो उस समय पाकिस्तान, उस समय तो पाकिस्तान भी भारत में ही था। तो ये नॉर्थ इंडिया की जहां तक बात है, यहां पे आप एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष आप देखते हैं। हाँ, और त्रिपक्षीय संघर्ष, गुर्जर प्रतिहार यहां पर है। ठीक है, ये आपको अवंती और यहां वाले क्षेत्र में, राजस्थान वाले क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार यहां पे आपको मिलेंगे। गुर्जर प्रतिहार आपको यहां पे मिलेंगे शुरुआती दौर में। गुर्जर प्रतिहार एक तरह के राजपूत ही हैं, ठीक है, लेकिन हम राजपूतों की चर्चा बाद में करेंगे। और पाल वंश, पाल इधर बंगाल की तरफ पाल होंगे, और देखिए मैंने उसी तरह से बनाया है। और राष्ट्रकूट जो होंगे ये साउथ में होंगे, दक्षिण में होंगे। तो कन्नौज मैंने बताया कि हर्ष के समय से ही कन्नौज एक पॉलिटिकल सेंटर स्टेज बन जाएगा। अब इन तीनों शक्तियों में गुर्जर प्रतिहार, पालाज और राष्ट्रकूटास, पूरा नहीं लिखा है मैंने, गुर्जर प्रतिहार, पालाज और राष्ट्रकूटास, ये वाला क्षेत्र आपको ये गुर्जर प्रतिहारों का होगा। ठीक है, इधर ईस्ट में आपको पाला होंगे, यहां पाल वंश होगा, और आपको दक्षिण में राष्ट्रकूट होंगे। ठीक है, तो इन तीनों में ये कन्नौज को लेकर फिर संघर्ष होगा, जिसे हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन यहीं पे आपको कन्नौज आपको मिल जाएगा, एक तरह से देखा जाएगा तो यहां पे लगभग कन्नौज उत्तर प्रदेश में। तो अब मैंने बताया, देखिए हर्ष के समय से ही मगध जो पॉलिटिकल सेंटर स्टेज, यहां पे मान लीजिए यहां पे मगध अगर होगा, ठीक है, लगभग ये मगध अगर है जिसकी राजधानी पाटन, तो अब यहां से यहां शिफ्ट कर दिया। ठीक है, यही समझने की बात थी, तो ये हम समझ लिए। तो त्रिपक्षीय संघर्ष यहां पर देखते हैं सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में। अब त्रिपक्षीय संघर्ष को जब हम देख लेंगे तब हम देखेंगे राजपूत को क्यों। अच्छा देखिए, लार्जली हमको गुर्जर प्रतिहारों को देखना है। त्रिपक्षीय संघर्ष, गुर्जर प्रतिहार, पालाज और राष्ट्रकूटास के बीच। ये आर स्टैंड्स फॉर राष्ट्रकूटास, पी स्टैंड्स फॉर पालाज एंड जीपी स्टैंड्स फॉर गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, अब देखिए क्यों हम बाद में पढ़ रहे हैं। देखिए ये भी लार्जली अगर देखा जाए तो गुर्जर प्रतिहार तो राजपूत ही हैं, लेकिन इनमें जब संघर्ष होगा तो धीरे धीरे तीनों की शक्तियां क्षीण होंगी, और जब फाइनली गुर्जर प्रतिहार वंश खत्म होगा तो उसके बाद कई राजपूत किंगडम्स जो हैं, कई राजपूत जो डायनेस्टीज जो हैं, ये नॉर्थ इंडिया में उभर के आएंगी। ठीक है, राजपूत डायनेस्टीज, कई राजपूत डायनेस्टीज उभर के आएंगी। जैसे मैं बताऊं, यहां पे लगभग मालवा के परमार हो जाएंगे। हाँ, अजमेर, यहां राजस्थान में अगर अजमेर पड़ेगा, ठीक है, ये राजस्थान में अगर अजमेर पड़ेगा तो अजमेर के चहमान या चौहान वंश। दिल्ली में तोमर है, यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे दिल्ली में तोमर हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से आपको बुंदेलखंड के आपको चंदेल हो जाएंगे। ठीक है, और भी हैं आपको कन्नौज, यहां पे कन्नौज मैंने बताया था ना कि यहां पे कन्नौज था, तो कन्नौज के आपको गढ़वाल वंश हो जाएंगे। कन्नौज शुरू में इनकी राजधानी बनारसी भी रहती है, वाराणसी, और फिर कन्नौज भी होता है, कन्नौज के गढ़वाल वंश। तो इस तरह के तमाम राजपूत वंश यहां पर हमको देखने के लिए मिलेंगे। मालवा के परमार, अजमेर के चौहान, ठीक है, दिल्ली के तोमर, मेवाड़ के सिसोदिया, वो भी राजस्थान में पड़ेगा, मेवाड़ के सिसोदिया। तो वो सब तमाम यहां पर राजपूत किंगडम्स आपको गुर्जर प्रतिहारों के अंत के बाद, गुर्जर प्रतिहार भी राजपूत ही हैं। ठीक है, तो यहां पर हम उनके ओरिजिन को देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण वंशों को देखेंगे, जैसे परमार वंश। ठीक है, आपको परमार के बाद मैंने बताया ये चौहान वंश, इन सब वंशों को, 2-4 वंश हैं, उनको हम अच्छे से देखेंगे, समझ लेंगे, तभी हम पूरा मेडाइवल हिस्ट्री को समझ पाएंगे। 3-4 वंश हैं, ठीक है, तो उनको हम देखेंगे। चौहान वंश है, परमार वंश है, हाँ, चंदेल वंश है, ठीक है, गढ़वाल वंश कन्नौज का, इन सबको हम थोड़ा
देख लेंगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा उनका डिटेल हम लिखेंगे और पढ़ेंगे तो हमको आइडिया हो जाएगा। यहीं पर ओरिजिन के बारे में भी है, राजपूतों के बारे में, कि इनका ओरिजिन जो है चंद्रवंशी भी होते थे और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, और फिर इनका अग्निकुंड का थियरी भी है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका ओरिजिन कैसे हुआ। हाँ, तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर हम उन सब चीजों को देखेंगे। बेसिकली देखिए, एंशिएंट पीरियड में आपने क्षत्रियों को देखा था, अब क्षत्रिय आपको नहीं मिलेंगे, राजपूत मिलेंगे। ये परिवर्तन आप देखिए, क्षत्रिय नहीं मिलेंगे, राजपूत मिलेंगे। हाँ, आपको एंशिएंट में क्षत्रिय मिल रहे थे, हर्षा तक क्षत्रियों का आप नाम सुनेंगे, लेकिन इसके बाद आपको जैसे ही आप मेडिएवल पीरियड में आते हैं, क्षत्रिय सुनने में नहीं आएंगे और राजपूत सुनने में आ रहे हैं। तो आप बहुत जगह इसको देखेंगे, हाँ, जो इंफॉर्मेशन मिलती है कि इन्हीं क्षत्रियों ने धीरे धीरे राजपूत का रूप ले लिया था। हम इसको पढ़ेंगे राजपूतों को, तो डिटेल देखिए, ये तो एक्सपैंड होगा ना सारा चीज, ये बहुत छोटा है अभी, ये बहुत बड़ा अभी हमारा सेगमेंट होने वाला है, ठीक है। और उसके अलावा हम कश्मीर को भी देखेंगे, ठीक है। कश्मीर के बाद हम हिंदू शाही किंगडम्स कुछ होंगे, वंश होंगे, उनको भी देखेंगे, कालाचुरी। तो ये सब चीजें हम नॉर्थ इंडिया के इतिहास में देखेंगे अर्ली मेडिएवल पीरियड में। एक तो हमने नॉर्थ इंडिया में पढ़ा था, दूसरा हमने साउथ इंडिया। यहां जरा आराम से समझिएगा। देखिए, साउथ इंडिया में चालुक्य, राष्ट्रकूटास, पल्लवास, चोलास। अब देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसको बहुत बढ़िया से समझने की जरूरत है। अब देखिए, जो साउथ इंडिया की हिस्ट्री है, हाँ, जो मेडाइवल पीरियड का, वही मोर और लेस जो एंशिएंट इंडिया की, साउथ इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री है। एंशिएंट हिस्ट्री साउथ इंडिया की, या आप कह ले अर्ली मेडाइवल पीरियड का जो साउथ इंडिया का हिस्ट्री है, मोर और लेस वही है। अब यहां पर देखिए, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। हम, ये जरूरी है कि अभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो वहां आप देखेंगे कि वहीं से आपका ये मेडाइवल पीरियड का भी, अर्ली मेडाइवल पीरियड का भी जो साउथ इंडिया का हिस्ट्री है निकल के आएगा मोर और लेस। तो ये जब आप इसको पढ़ते हैं तो उसको भी आपको, जो एंशिएंट हिस्ट्री है साउथ इंडिया की, वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर देखा हो, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है, तो मैं अभी आगे आने वाले 1-2 दिन में उसका भी पहला वीडियो डालूंगा, तो दोनों मिला के आपको पढ़ना होगा। मैं बता देता हूं, जैसे यहां पर समझिएगा। यहां पर देखिए, हमने पढ़ा था हर्षवर्धन के समय तक, आप जानते हैं, बेसिकली गुप्ता पीरियड से देखिए। तो गुप्ता पीरियड में आप देखेंगे कि यहां जब यहां पे सातवाहन है, ठीक है, यहां पे देखिएगा। मौर्यंस के बाद पोस्ट मौर्यंस पीरियड में, पहले मैंने बताया कि यहां पे क्या था, यहां पे था मौर्यंस के बाद पोस्ट मौर्य पीरियड में जो भारतीय उत्तराधिकारी आते हैं, सबसे पहले शुंग वंश आता है और यहीं पे कर्ण वंश आ जाता है। दूसरा वंश यहाँ पे सातवाहन दक्षिण में आएगा, दक्षिण में ये सातवाहन है। अब देखिए, सातवाहनों के बाद यहीं पे आ जाएंगे वकाटक। यहाँ पे हमें वकाटकों को भी जानना है, यहाँ पे पहले हम वकाटकों को भी लिख देते हैं, वकाटकों को भी देखेंगे, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन हम कब देखेंगे, ये देखेंगे हम एंशिएंट हिस्ट्री जब साउथ इंडिया का देखेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है ना। यहां क्योंकि ये एंशिएंट हिस्ट्री में आ जाएगा, लेकिन इसका बेस भी समझना जरूरी है, तभी आप अर्ली मेडिएवल पीरियड के साउथ इंडिया की हिस्ट्री को समझ सकते हैं। देखिए, यहां पर आ जाएगा कौन, मैंने बताया था सातवाहन है मौर्यंस के बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। यहीं पे सातवाहनों का जगह लेने के कौन, वकाटक, यहीं पे आ जाएंगे वकाटक, जहां सातवाहन है वहीं पे वकाटक आ जाएंगे। फिर यहीं पे चालुक्य भी कई हैं। थोड़ा सा कर्नाटका वाला अगर आप पार्ट यहां से ले लेंगे, देखिए थोड़ा सा और नीचे बढ़ जाएंगे, जब थोड़ा कर्नाटका वाला पार्ट भी ले लेंगे तो यहां पे आ जाएंगे वातापी के चालुक्य। वातापी कर्नाटक में है, वातापी, ठीक है, या बादामी का चालुक्य। वातापी और बादामी एक ही है, ठीक है, वातापी या बादामी का चालुक्य। वहीं पे आपको फिर आ जाएंगे राष्ट्रकूटाज। वातापी के चालुक्य खत्म होंगे और वहीं पे राष्ट्रकूटाज आ जाएंगे, और फिर राष्ट्रकूटाज के बाद वहीं पे फिर एक और चालुक्य आएंगे, कल्याणी के चालुक्य। यही स्थान होगा, कल्याणी के चालुक्य। तो चालुक्य कई हैं, पहले यहां पर सातवाहन थे, सातवाहनों को रिप्लेस करेंगे वकाटक, वकाटकों के बाद यहीं पे वातापी के चालुक्य। देखिए, वातापी के चालुक्य कब था, वातापी के हर्षवर्धन के समय यहां वातापी के चालुक्य का शासक था, वातापी के चालुक्यों का शासक था पुलकेशिन सेकेंड, जिसने हर्षवर्धन का
साउथ इंडियन एक्सपेंशन रोक दिया था। हमने जब हर्षवर्धन पढ़ा था तो वहां पर पढ़ा था। पुलकेशिन सेकंड, वो पुलकेशिन सेकंड आपका कौन था? वातापी का चालुक्य था, ठीक है, उन्हीं का शासक था। तो अब देखिए हर्षवर्धन हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं और यहां पे देखिए साउथ इंडिया में वही चीज आपको अर्ली मेडिएवल पीरियड में भी दिखाई दे रहा है। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो साउथ इंडिया का होगा और जो अर्ली मेडिएवल पीरियड होगा, हाँ, साउथ इंडिया का, वो मोर और लेस हम बराबर होगा। तो जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे साउथ इंडिया की, तो इसके बाद साउथ इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री को देखना आपके लिए जरूरी हो जाएगा, तभी आप अर्ली मेडिएवल पीरियड को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो मैं बता रहा था कि यहीं पे वातापी का चालुक्य, पहले सातवाहन, फिर सातवाहनों के बाद आ जाएंगे यहीं पे वाकाटक, वाकाटकों के बाद वातापी के चालुक्य, और वातापी के चालुक्य के बाद यहीं पे आएंगे राष्ट्रकूटास, और राष्ट्रकूटास का जब अंत होगा तो वहीं पे आ जाएंगे कल्याणी के चालुक्य, फिर एक बार चालुक्य आएंगे, ठीक है। वैसे ही इनका आंध्रा में एक ईस्टर्न ब्रांच भी बनेगा, वेंगी के चालुक्य। तो 3 थे ये, ठीक है। उसके बाद यहां पे है पल्लव, देखिए ये पल्लव है एक तरह से। अब एग्जैक्टली आपको हर जगह जो मैप आपको मिल जाएगी, भाई यहां तो यहां तक दिखा रहा है। कोई भी जब डायनेस्टी होती है तो उनका एक्सपेंशन भी होता है और वो घटते भी हैं। कई बार कोई क्षेत्र हार गए तो उनका एरिया घट गया, कई बार जो क्षेत्र जीत गए थे इनका एरिया बढ़ जाएगा। तो ये यहां पर थे, ठीक है। और धीरे धीरे यहां पर चोल आ जाएंगे, थोड़ा सा एरिया को बढ़ाते हुए। चोलास यहां पे है कौन? पल्लवा, पल्लवा है पहले, और पल्लवा के बाद थोड़ा सा एरिया अपना बढ़ाते हुए आ जाएंगे यहीं पे चोला। अब चोला जब आप देखेंगे तो चोला भी आपको, एक तो एंशिएंट चोलास भी आप देखेंगे जब हम साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे एंशिएंट पीरियड का, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। तो वहां पे पहला जब चोला 3-4 फेजेज में आपको, पहला फेज इनका एंशिएंट, इनकी चर्चा मिलती है संगम एज में, हाँ, जहां तमिल गोष्ठियां होती थी कवियों की, संगम एज, हाँ। तो साउथ इंडिया के इसके बारे में हम बताएंगे जब पढ़ेंगे हम एंशिएंट हिस्ट्री साउथ इंडिया की, ठीक है। तो देखिए पहला फेज इनका मिलेगा, पहला जो इनका रेफरेंस मिलेगा चोलास की, ये मिलेगा एंशिएंट पीरियड में, संगम लिटरेचर में, संगम काल में, ठीक है। संगम काल के बाद ये बहुत सालों तक, हाँ, 200-300 सालों तक ये बिल्कुल गायब रहेंगे, ठीक है। और फिर मेडाइवल पीरियड में ये फिर उभर के आते हैं। 4 फेजेज में इनका होता है। उसके बाद तीसरा फेज आएगा, फिर चौथा फेज होगा। तीसरा और चौथा फेज जो दोनों है ना, वो आपको अर्ली मेडाइवल पीरियड का फेज कहा जाएगा। तो चोला पहले तो हम एक देखेंगे संगम में, ठीक है, वो एंशिएंट पीरियड का है, और फिर मेडाइवल पीरियड में भी ये 2 फेजेज में आते हैं। तो इस तरह से इनका टोटल 4 फेज है। पहले फेज में एंशिएंट पीरियड में, एंशिएंट हिस्ट्री में, उसके बाद ये बहुत सालों तक गायब रहेंगे, इनका कोई अता पता नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और फिर 2 फेजेज इनका और आएगा अर्ली मेडाइवल पीरियड में। तो इस तरह से चोला को भी हम देखेंगे, चोला पूरा यहां हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपने समझा होगा कि किस तरह से देखना है। यानी अगर हम साउथ इंडिया की जो एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, उसको अगर पूरी तरह से समझते हैं तभी हम अर्ली मेडाइवल फेज के साउथ इंडियन हिस्ट्री को समझ पाएंगे। ये मोर और लेस बराबर है, ठीक है। क्योंकि देखिए हर्षवर्धन पढ़ रहे थे हम कब? एंशिएंट हिस्ट्री में, और यहीं पे चालुक्य है, वातापी के, पुलकेशिन सेकंड वातापी के चालुक्यों का शासक है, जिसने साउथ इंडिया में हर्षवर्धन का एक्सपेंशन नहीं होने दिया था। तो ठीक है, तो हम तो पढ़ेंगे तो आपका ये दोनों कवर वहां से होगा। उसके बाद देखिए मुस्लिम इन्वेजन, तीसरा जो हमारा हमने पॉइंट बनाया हुआ है मुस्लिम इन्वेजन, ये भी 2 पार्ट में है। एक अरबों का इन्वेजन होगा, अरबों का आक्रमण होगा, जो सिंध पर आक्रमण करेंगे। देखिए अब अरबों के आक्रमण के बैकग्राउंड को भी जानना होगा। मोहम्मद साहब का जन्म होगा, ठीक है, अरबों की स्थिति क्या थी, हाँ, मोहम्मद साहब के जन्म के पहले इस्लाम नहीं था, मोहम्मद साहब आएंगे, इस्लाम कैसे बनेगा उसको हम लोग समझेंगे, और फिर इस्लाम के एक्सपेंशन को लेकर जगह जगह लोग जाएंगे, अटैक करेंगे। तो उसी क्रम में मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में, 712 एडी में सिंध पर आक्रमण करेगा। सिंध मतलब पाकिस्तान, ये यहां पे सिंध पे आक्रमण यहां पे होगा। ये सिंध वाला पार्ट है पाकिस्तान का आज का जो है, उस समय भी सिंध ही था, तो ये सिंध वाला पार्ट है। तो यहां पे पहुंचेगा, तो इस पूरे को पूरा बैकग्राउंड समझेंगे क्या था। और उसके बाद तुर्किश इन्वेजन होगा तो तुर्किश इन्वेजन एक मोहम्मद गजनबी का, महमूद गजनबी का होगा, और दूसरा मोहम्मद गोरी का होगा। GHORI भी आप लिख सकते हैं,
ठीक है, या GORI मैंने लिख दिया है, कोई नाम में अंतर नहीं होता। एक गजनवी का होगा, गजनी भी इसको बोलते हैं, इसको गजनी भी बोलते हैं, गजनवी भी बोलते हैं। है तो ये बेसिकली तुर्किश इन्वेजन है, ओरिजिन इनका तुर्की से है, लेकिन तुर्की मुल्क है, लेकिन इनका जो इन्वेजन होगा वो अफगानिस्तान से होगा, ये अफगानिस्तान से भारत की तरफ आएंगे। तो गजनवी जो आएगा, मोहम्मद गजनवी, इसका मकसद सिर्फ लूटमार करना होगा, लूटमार करेगा वापस चला जाएगा, कोई सत्ता स्थापित करना इसका मकसद नहीं होगा। सोमनाथ के मंदिर को भी इसने बुरी तरह लूटा था, गुजरात में जो सोमनाथ का मंदिर है, ठीक है। लेकिन मोहम्मद गोरी जब आएगा तो मोहम्मद गोरी क्या चाहेगा कि वो एक एम्पायर बनाए, यहां पर अपना सत्ता बनाए यहां पर भारत में। तो इसमें ये कामयाब भी होगा जब इसका एक स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत कर देगा, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत कर देगा और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाएगी। तो देखिए यहां तक हमने देख लिया कैसे पढ़ना है, नॉर्थ इंडिया को कैसे पढ़ना है, साउथ को कैसे पढ़ना है, मुस्लिम इन्वेजन को किस तरह से, मुस्लिम इन्वेजन भी 2 पार्ट में है, ठीक है। अब जब लेटर में आते हैं इस पीरियड में, बाद वाले पार्ट में, तो यहां देखिए दिल्ली सल्तनत हमने बताया और मुगल्स। तो दिल्ली सल्तनत अगर देखें तो सबसे पहले आप देखते हैं यहां पर स्लेव डायनेस्टी है, मैंने बताया मोहम्मद गोरी जीतेगा 1206 में। देखिए 12th सेंचुरी तक पूरा ये है क्या, अर्ली मेडिवल पीरियड। लेकिन ये जब स्टैब्लिश होता है स्लेव डायनेस्टी, यानी दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत होती है वो 1206 का समय है, जब मोहम्मद गोरी का एक स्लेव है कुतुबुद्दीन ऐबक यहां पर स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करेगा। तो ये 13th सेंचुरी से शुरू होगा, तो 13th सेंचुरी 1206 जो है 13th सेंचुरी में आ जाएगा, 1206 AD 13th सेंचुरी में आएगा। तो यहां से स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हो जाएगी और कई स्लेव डायनेस्टी यहां पर फिर दिल्ली सल्तनत में, पहला दिल्ली सल्तनत का स्लेव डायनेस्टी होगा जिसको स्टैब्लिश करेगा मोहम्मद गोरी का एक स्लेव यानी कि दास गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद यहां पर फिर खलजी डायनेस्टी आएगा, खलजी के बाद तुगलक आएगा, तुगलक के बाद सैयद आएगा और सैयद के बाद लोदी आएगा, ठीक है। अब इसी लोदी को, अब लोदी को का आखिरी शासक है इब्राहिम लोदी। इस इब्राहिम लोदी को हराएगा कौन, इब्राहिम लोदी को हराएगा, लोदी डायनेस्टी के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराएगा बाबर, और भारत में 1526 में पानीपत की लड़ाई होगी और फिर यहां से मुगलों की शुरुआत हो जाएगी। बाबर आएगा, बाबर के बाद हुमायूं आएगा, बाबर बहुत कम दिनों तक रहता है, हुमायूं आएगा, हुमायूं के आने के बाद ये कुछ दिनों तक शासन करेगा और फिर करीब 15 सालों के लिए ये शेर शाह सूरी जो एक अफगान है उसके द्वारा देश से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है, भगा दिया जाता है। और फिर तो उसी बीच जैसे बाबर और हुमायूं के बाद शेर शाह, ये मुगलों से नहीं है, ये अफगान है, शेर शाह यहां पर एक सीक्वेंस के लिए डाल दिया है। शेर शाह क्या करेगा, सूरी डायनेस्टी की शुरुआत करेगा और फिर हुमायूं एक बार शेर शाह की मौत के बाद फिर हुमायूं लौटेगा, लेकिन ज्यादा दिन तक हुमायूं नहीं रह पाएगा। तो देखिए पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर शेर शाह, फिर हुमायूं आता है। उसके बाद हुमायूं का बेटा अकबर, हाँ, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। औरंगजेब का समय जो है वो विद्रोहों का समय है, विद्रोहों का समय है, ठीक है। अभी हम देखिए यहां पे शासकों का नाम भी लिखेंगे, पहले आप एक बार जान लीजिए। औरंगजेब का जो समय है विद्रोह, सबसे ज्यादा मुगलों के समय विद्रोह होते हैं, रिवोल्ट होता है, जिसमें प्रमुख आपको मराठा है, सिख है, उसके अलावा जाट भी है, सतनामी भी है, बहुत सारे विद्रोह आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहां पर देखिए यहीं पे मराठों का उदय भी होता है मुगलों के समय, सिख भी यहीं पे आएंगे। तो यहाँ पे शिवाजी को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं मराठों के रूप में, शिवाजी का, तो शिवाजी का पूरा हम लोग लाइव देखेंगे और ये मराठे आगे भी चलेंगे। हाँ, मैंने क्या बताया कि मेडाइवल हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो एक सीक्वेंस बनता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। यही मराठे जो होंगे आगे चलकर अंग्रेजों के लिए भी चुनौती बनेंगे, लेकिन ये सफल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें आपस में ही बनती नहीं थी। ये हम आगे देखेंगे। तो मराठे और अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि कहा जाता था कि अगर अंग्रेज नहीं होते तो हो सकता है कि मराठे भारत पर राज करते। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात है। तो मराठा और सिखों को भी हम यहां पर देखने वाले हैं। शिवाजी का पूरा हम लोग लाइव देखेंगे, शिवाजी का यहाँ पर, और आगे भी मराठों को, तो शिवाजी के बाद भी मॉडर्न इंडिया में जाएंगे तो हम देखेंगे। ठीक है, यहां लेटर फेज भी है, मुगलों का एक लेटर फेज भी है। पहला अर्ली मुगल्स और फिर ये मेन मुगल्स हैं, इनके बाद के भी मुगल हैं लेटर फेज में। तो वहां पे हम बेसिकली वो मॉडर्न इंडिया में ही हम देखते हैं उसको, जब डाउनफॉल होता है तो मॉडर्न इंडिया में 1707 तक बेसिकली हम मिडाइवल पीरियड मानते हैं। उसके बाद लेटर मुगल का फेज जब आएगा ना तो मॉडर्न इंडिया के का बैकग्राउंड वहीं से शुरू होता है, क्योंकि अब वहां पे जो है वो जो मेन शासक, अब शासक यहाँ पे शासक मेन है, रूलर्स जो है
मेन है, हाँ इनका डोमिनेंस है। लेकिन वहां पे अब ब्यूरोक्रेट्स हावी हो जाएंगे और किंग जो है कठपुतली हो जाएंगे ब्यूरोक्रेट्स और मंत्रियों के हाथों का। ठीक है, वो जिसको चाहेंगे राजा बनाएंगे। सईद ब्रदर्स का नाम आपने सुना होगा। तो और भी लोग हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे जब हम लेटर मुगल्स को देखेंगे तो उस समय हम उसको देखेंगे। तो मुगल को भी अगर देखें तो मेन फेज यही है जिसमें सारे शासकों का डोमिनेंस है। लेकिन उसके बाद के मुगल्स औरंगजेब की डेथ 1707 एडी में होती है, 1707 एडी में औरंगजेब की डेथ होती है। और औरंगजेब के बाद अगर आप देखेंगे तो डिक्लाइनिंग फेज है और वहां पर आप देखेंगे कि जब लेटर मुगल्स आएंगे तो वो ब्यूरोक्रेट्स और मंत्रियों के हाथों की कठपुतली बन जाएंगे, जिसको चाहेंगे हटाएंगे, हाँ जिसको मन किया शासक बनाएंगे, जिसको मन किया फिर मार देंगे, ये स्थिति होगी। ठीक है, शासकों को मार देंगे। तो शासक जो थे इसके बाद, जो औरंगजेब के बाद, वो अपने ब्यूरोक्रेट यानी नौकरशाहों और मंत्रियों के रहमो कर्म पे शासक भी बनते थे, हटाए भी जाते थे। तो ये चीज होता था। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। अब यहीं पे देखिए दोनों पीरियड में हम दो और महत्वपूर्ण चीजों को देखने वाले हैं। देखिए वैसे तो आर्ट एंड कल्चर जो है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर नहीं, यहां आर्ट एंड कल्चर देखिए। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। अब आर्ट एंड कल्चर को जब आप देखेंगे तो इन दोनों के आर्ट एंड कल्चर को हम जहां जहां जरूरी होगा वहां देखते जाएंगे। वैसे आर्ट एंड कल्चर अलग से पढ़ने का सब्जेक्ट है, आर्ट एंड कल्चर आपका अलग से है ही यूपीएससी में एक अलग से। लेकिन जहां जहां हमें जिन जिन शासकों के समय जो भी महत्वपूर्ण बातें हुई होंगी आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में, ठीक है, कला और संस्कृति के फील्ड में जो जो चीजें हुई होंगी महत्वपूर्ण, उनको हम यहां पे तो नोट करेंगे ही, और बाद में हम जो अलग से पढ़ेंगे तो बाद में तो अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे भी हमें जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी वो करेंगे। और यहां पर आपको देखने के लिए आएगा रिलीजियस मूवमेंट्स, जो दोनों पीरियड में इनका प्रभाव रहेगा, भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट। ठीक है, भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, इन दोनों जगहों पे इनका प्रभाव रहेगा। ठीक है, इन दोनों पीरियड में इसका प्रभाव रहता है आपको दिल्ली सल्तनत के समय भी और मुगलों के समय का। समय देखें तो यहां पर देखिए टाइम पीरियड भी आप लिखा, मैं टाइम पीरियड लिख दूंगा। दिल्ली सल्तनत का 1206 से लेकर आपको 1526 तक, 1526 पानीपत की पहली लड़ाई तक दिल्ली सल्तनत होगा, और फिर 1526 से 1707 तक ये होगा। वो अभी मैं लिख दूंगा क्योंकि अभी मैं यहां पे कुछ बताऊंगा तो इसको मैं फिर मिटा के ये दिल्ली सल्तनत और मुगलों को बड़ा बड़ा लिखूंगा, फिर महत्वपूर्ण बातें बता दूंगा ताकि आपके दिमाग में सेव कर जाए। तो अब तक मुझे लगता है, देखिए दो चीजें यहां पर मैंने लिखा है, एक तो इक्ता, एक मंगोल। आप देखेंगे, अभी मैं बता भी दूंगा अभी कि इक्ता जो था ये क्या था। जैसे आप देखेंगे सामंती व्यवस्था को भी हम समझेंगे थोड़ा सा, जब शुरुआती दौर में हम देखेंगे तो सामंती व्यवस्था, क्योंकि सामंती व्यवस्था हमने एंशिएंट पीरियड में देखा है तो वो तो भी कंटिन्यू है आगे, तो थोड़ा सा उसको भी समझेंगे। यहां पर दिल्ली सल्तनत में इक्ता सिस्टम भी था। तो इक्ता सिस्टम क्या था भाई? इक्ता सिस्टम में इसमें भी सामंती व्यवस्था की तरह ही सैलरी के बदले लैंड दे दिया जाता था, व्यवस्था थोड़ी अलग थी, वो हम समझेंगे। तो ये दिल्ली सल्तनत पूरा जो है यहां पे आपको इक्ता सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। और दूसरा, मंगोलों के आक्रमण से ये लोग परेशान रहेंगे, तो ये मंगोल आक्रमण इक्ता सिस्टम जो है ये यहां पर देखने के लिए मिलेगा। आप जैसे देखिए कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में बाहरी आक्रमण शुरू होता है, इंडो ग्रीक, हाँ, सीथियंस या शक, पर्थियंस या पहलव और कुषाण आते हैं। फिर आपको गुप्ता पीरियड में हुण आते हैं। गुप्ता पीरियड में बाहरी आक्रमण हुणों का होता है। ठीक है, तो स्कंदगुप्त इन लोगों के समय महत्वपूर्ण, अगर स्कंदगुप्त के समय देखें तो हुणों का आक्रमण जबरदस्त हुआ था, हराया था इन लोगों ने। ठीक है, और इसी तरह से जैसे बाहरी आक्रमण हो रहा है एंशिएंट पीरियड में, हाँ, प्राचीन भारत में, वैसे ही मेडाइवल पीरियड में भी यहां पर दिल्ली सल्तनत जो है मंगोलों से जूझेगी। यहीं से मंगोल भी आएंगे इधर से, हालांकि मंगोलिया तो यहां है लेकिन ये इधर से आएंगे, नॉर्थ वेस्ट से, इधर से तो आ नहीं सकते हैं, चाइना यहां, तो यहां से आपको नॉर्थ वेस्ट से मंगोल हमेशा परेशान करते रहेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में इक्ता और मंगोल, और बाकी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जो इसके कौन कौन से शासक हैं जिनको हमको रफली देखना है अभी यहां पर, और फिर बाद में जो उनको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम पढ़ेंगे, तो उनको हम देख लेते हैं। कुछ यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई हैं मुगलों के समय, जो महत्वपूर्ण चीजें इनको हम देख लेंगे। तो फिर एक बार मैं यहाँ पर अब लिखूंगा दिल्ली सल्तनत और यहाँ के डायनेस्टी और वहां के शासक, और फिर मुगलों का, और फिर हम उसको आगे देखते हुए चले जाएंगे। तो अभी
जो है हमने इसको बहुत अच्छे से देख लिया है। एक चीज और है, किताब के बारे में भी मैं लास्ट में बताऊंगा कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, लेकिन इसके ये चूंकि बहुत सारे लोग स्किप कर जाते हैं, हो सकता है पूरा वीडियो ना देखें किताब पे, तो आज तो बता ही दूंगा और फिर उसके बाद मैं किताबों पे भी एक 5-7-10 मिनट का वीडियो बना दूंगा कि इसके लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप चाहें तो पहले स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और यहां जो दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के जो रूलर्स हैं, मेन रूलर्स, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लेंगे जो आपके दिमाग में अभी फिलहाल के लिए सेट होनी चाहिए जब आप मेडिएवल हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसको भी हम देखेंगे। लेट्स मूव ऑन। और अब हम देखेंगे, देखिए यहां पर मैंने मेडिएवल पीरियड को अब यहां पर दिल्ली सल्तनत लिख दिया, जो कि 1206 में ये फाउंड किया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और 1526 पानीपत की पहली लड़ाई जो होती है इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ, और यहीं से 1526 में मुगलों की शुरुआत हो जाएगी। बाबर 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी डायनेस्टी के मुगल डायनेस्टी की शुरुआत कर देगा। और जो कि अगर मुगल डायनेस्टी को हम देखें तो मुगल डायनेस्टी एक तरह से देखा जाए तो 1500 मेन जो अर्ली मुगल डायनेस्टी जो मेन है वो 1526 से 1707 तक ही है, लेकिन उसके बाद एक लेटर भी आता है। लेटर में अगर देखा जाए तो 1707 के बाद, औरंगजेब के बाद की जो स्थिति है 1707 में एडी में, ये एडी यहां लिख लीजिएगा, दोनों जगह पे एडी आप लिखिएगा यहां पर। ठीक है, यहां पे एडी कर लीजिएगा, एडी एडी, और यहां भी मैंने कर दिया एडी। तो 1526 से 1707 ये बाबर से लेके औरंगजेब के डेथ तक की जो स्टोरी होगी वो अर्ली यानी कि मेन मुगल्स। बाद में आफ्टर 1707 औरंगजेब के डेथ के बाद आपको लेटर मुगल्स, उस समय मैंने बताया कि रियल पावर ब्यूरोक्रेसी के हाथ में, मंत्रियों के हाथ में जाएगा और एम्पेयर पपेट हो जाएंगे, कठपुतली हो जाएंगे। यहां पर पहले हम देख लेते हैं। देखिए अब यहां पे मैंने बांट दिया है, यहां पे स्लेव डायनेस्टी से लेकर दिल्ली सल्तनत के सारे शासकों का नाम लिखा हुआ है, खलजी, तुगलक, सईद, लोदी। तो सारे जो महत्वपूर्ण शासक हैं, और भी शासक हैं, लेकिन जो मेनली हमें देखना है वही हम यहां पे हमने लिखा हुआ है। और फिर यहां भी मैंने जो कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी वो हम देख लेंगे। बुक्स भी मैंने लिख दिया है, वो मैं लास्ट में डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। और बाद में मैंने कहा भी है बुक्स पे अलग से मैं बना दूंगा, लेकिन तत्काल मैंने चूंकि आपको पढ़ना है इसलिए मैंने ये बुक्स की लिस्ट भी डाल दिया। देखिए यहां दिल्ली सल्तनत 1206 में फाउंड किया जाता है ऐबक के द्वारा। ठीक है, 1526 तक चलेगा। दिल्ली सल्तनत की दो महत्वपूर्ण चीजें आपको देखने के लिए मिली। एक तो इक्ता सिस्टम, अभी मैंने बताया, और हमेशा मंगोल अटैक, मंगोल इनको परेशान करते रहेंगे। ठीक है ना, मंगोलों का अटैक इधर से होता रहेगा। अब देखिए यहां पर जो मेन शासक है, फाउंडर है स्लेव डायनेस्टी के ऐबक, फिर इल्तुतमिश आएंगे, फिर रजिया, फिर नसरुद्दीन मोहम्मद शाह और फिर बलबन। यहां देखिए स्लेव, खलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, इसको अगर याद करना हो तो मैं बाद में भी बताऊंगा। गुलाम इसको कहते हैं। हाँ, अगर इसको हिंदी में गुलाम कह ले तो गुल खिले तो सांस लो, गुल से गुलाम, खिले खिलजी, तो तुगलक, सांस सैयद और लोधी। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। जब मैं अभी तो मैंने ऐसे बोल दिया है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस समय लिख भी दूंगा। ठीक है, तो देखिए ऐबक फाउंड करता है। ठीक है, ऐबक की मौत के बाद इसी का स्लेव है इल्तुतमिश, ये बनेगा। ये महत्वपूर्ण बातें मैं बताते जाता हूं। इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश जो है वो शुरू करता है 40 जो इंपॉर्टेंट जो लोग हैं, नोबल्स हैं कहा जाता है, उनका एक ग्रुप शुरू करता है, जिसको चालीसा कहा जाता है, चहलगानी कहा जाता है। और इसका बड़ा डोमिनेंस होता है। बाद में इसको बलबन खत्म कर देगा, मतलब खत्म का मतलब कि इसको कोशिश करेगा कि कमजोर हो जाए, खत्म कर देगा एक तरह से। तो इल्तुतमिश के समय ये शुरू होता है। और उसके बाद आएगी रजिया, और भी शासक आएंगे रजिया के बाद भी। लेकिन हमने देखिए जब हम पढ़ेंगे तो सारा ऑर्डर में लिखेंगे, जितने भी शासक हैं, लेकिन यहां हम महत्वपूर्ण शासकों को लिख रहे हैं। तो ऐबक, इल्तुतमिश, ये चहलगानी 40 सरदारों का, नबल्स का, अमीरों का एक ग्रुप तैयार करता है। रजिया पहली मुस्लिम शासक होगी हिंदुस्तान की। ठीक है, उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, जिसको कि दरवेश किंग बहुत दान पुण्य करता था, ये इसको मन नहीं लगता था शासन करने में, और इसी का मंत्री बाद में बलबन जो है ये शासक बन जाएगा। बहुत ही क्रूएल है और ये
बलबन जो है आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी इसकी है। लॉ एंड रक्त की नीति पूछा जाता है एग्जाम में, किसका है? लॉ एंड रक्त की नीति किसकी है? आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी तो बलबन की थी। पैबोस की शुरुआत करेगा, सिजदा की शुरुआत करेगा, मतलब पैबोस मतलब चूमना, पैरों को सिजदा झुक के सलाम करना, इन सब की शुरुआत करेगा। आगे हम सारा देखेंगे। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आ जाएगी। इसमें देखिए जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, मेन इसमें अलाउद्दीन खिलजी है। जलालुद्दीन खिलजी को थोड़ा सा पढ़ना है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को, इसके बाद भी एक है खिलजी, एक और शासक है, लेकिन उसको हमें बहुत हल्का फुल्का देखना है। तो मेन हमें यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को ही देखना है, जिसके मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को, बाजार नीति उसकी बहुत ही जबरदस्त थी। तो इसके बारे में हम जो पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से उसने प्राइसेस को कंट्रोल कर दिया था और काफी दिनों तक प्राइसेस को बढ़ने नहीं दिया था। जब तक ये रहा प्राइसेस को बढ़ने नहीं दिया, तो मार्केट पॉलिसी, इसका मार्केट कंट्रोल पॉलिसी बहुत जबरदस्त था। तो इसको हम अलाउद्दीन को देखना। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी में गियासुद्दीन तुगलक जो फाउंडर होगा, फिर मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक, ये तीन महत्वपूर्ण शासक। लेकिन इसमें आपको मोहम्मद बिन तुगलक को अगर देखें तो इसके बारे में पागल शासक किसको कहा गया, कई डिसीजन इसने लिए, करेंसी चेंज किया, हाँ, अपना जो कैपिटल था वो साउथ इंडिया ले गया, देवगिरी, सब कुछ फेलियर हो गया। हाँ, इसने सैनिकों को इकट्ठा कर लिया, सैलरी देना शुरू किया, कई टैक्स के और कई टेरिटरीज को जीतने का प्लान बना लिया और बाद में कैंसिल कर दिया। तो उतना सारा खर्चा भी हुआ, उतने दिन तक बहुत सारे सैनिकों को अपॉइंट कर दिया, सोल्जर्स को अपॉइंट कर लिया और आर्मी को का खर्च भी करता रहा, बाद में प्लान कैंसिल कर देता है। तो वो सब चीजें हम देखेंगे जहां इसकी पॉलिसी इसको एक कमजोर और पागल शासक के रूप में साबित कर दिया है। तो ये देखेंगे। और यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक महत्वपूर्ण बात होगी कि साउथ इंडिया में दो महत्वपूर्ण डायनेस्टी उभर के आएंगी, विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम। विजयनगर एक हिंदू किंगडम था, बहमनी एक मुस्लिम किंगडम था। और ये दोनों जो हैं यहीं पे थे। देखिए ये दोनों, देखिए इनका और इनकी जो लड़ाई होगी, ये देखिए तुंगभद्रा रिवर है, ये कृष्णा रिवर है, इसी के बीच का जो क्षेत्र है इसको कहा जाता था रायचूर दोअब। ये जो बीच का क्षेत्र है, ये तुंगभद्रा रिवर, ये तुंगभद्रा नदी, ये कृष्णा नदी, इसके बीच के क्षेत्र को कहा जाता था रायचूर दोअब। इसी के लिए इनका संघर्ष लगातार चलता रहेगा और धीरे धीरे इनका अंत भी होगा। वो हम जब पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। ठीक है, देखेंगे तो यहां पर दोनों विजयनगर और ये दोनों यहीं पे रहेंगे। देखिए अगर आपको वैसे जानना हो लोकेशन, तो नीचे विजयनगर जो ये आपको दिख रहा है, ब्लू वाला है, ब्लैक वाला जो भी दिख रहा हो आपको, तो ये वाला पार्ट आपको विजयनगर, और ऊपर रेड वाला पार्ट जो दिख रहा है ये आपको बहमनी किंगडम था। तो विजयनगर ये जो था, विजयनगर ये वाला पार्ट ये आपको हिंदू किंगडम था, और बहमनी जो था ये आपको मुस्लिम किंगडम था। तो साउथ में मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही आपको दो बड़े किंगडम आपको उभर के आते हैं और इनमें संघर्ष चलता है। मैंने बता दिया तुंगभद्रा दोअब के लिए, रायचूर दोअब के लिए, जो कि तुंगभद्रा, यहाँ पे तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच में जो ट्रायंगल बनता है उसी के बीच वाले क्षेत्र के लिए वो चल रहा है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद फिरोज तुगलक को ये आपको देखना है। सैयद डायनेस्टी में देखिए, सैयद डायनेस्टी की अगर बात करें तो चार शासक यहाँ पे हैं। खिज्र खान है, खिज्र खान के बाद आपको मुबारक शाह है, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह है, फिर अलाउद्दीन आलम शाह है। तो चार शासक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी थोड़ी दो लाइन की जानकारी वो हम उस समय लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लोधी डायनेस्टी में तीन शासक, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, जिसमें आपको बहलोल लोधी फाउंडर है और सिकंदर लोधी उसके बाद आएगा, फिर इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के समय ही इब्राहिम लोधी को ही बाबर हराएगा और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होगी और भारत में मुगलों का शासन शुरू हो जाएगा। अब बाबर की बात करें तो बाबर 4 सालों तक ही रहा। 1526 में आता ही है और उसमें पानीपत की लड़ाई लड़ेगा और उसके बाद आप खानवा की लड़ाई है। तो आपको 3-4 लड़ाई, बाबर 4 की लड़ाई लड़ता है, वहां पे हम डिटेल चर्चा करेंगे। 4 साल 29 या 30 में इसकी 29-30 में इसकी 15, 29, 20, 26, 27, 28, 29, हाँ तो 29 या 30 में इसकी डेथ हो जाएगी। 29-30 में 15, 29, 15, 20, 30 का राउंड इसकी डेथ हो जाती है। फिर हुमायूं आता है, इसको नाकाबिल समझा गया है, इसको शेर शाह भगा देता है, मैंने बताया। और हुमायूं 15 सालों तक ये भटकता रहता है। फिर आता है शेर शाह के
की मौत के बाद जब डिक्लाइन हो जाता है सूर्य डायनेस्टी तब आएगा, लेकिन बहुत जल्दी इसकी डेथ हो जाती है। उसके बारे में डेथ कैसी होती है, सीढ़ियों से गिर के मरा था, तो हम चर्चा करेंगे बाद में जब पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर अकबर, सबसे महत्वपूर्ण शासक अकबर, जिसने साम्राज्य को बहुत बड़ा बनाया। हाँ, हिंदुओं के साथ भी अच्छा कोऑर्डिनेशन जैसा कहा जाता है इसका हुआ। इसके समय में हम देखेंगे मनसबदारी सिस्टम को। हाँ, यहाँ मनसबदार होते थे, ठीक है। मनसब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इक्ता, मैंने बताया था ना, इक्ता में आपको दिल्ली सल्तनत में इक्ता में भी लैंड दिया जाता था, तनख्वाह नहीं दिया गया लैंड। सामंती व्यवस्था में भी यानी फ्यूडलिज्म में भी वही, फ्यूडल सिस्टम में भी वही दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है उसको हम डिटेल समझेंगे, इक्ता को जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल समझेंगे। और मंगोलों का आक्रमण भी यहाँ पे मैंने बताया था। यहाँ पर अकबर के समय साम्राज्य जो है, एम्पायर जो है, मुगल एम्पायर वास्ट होता है, और वास्ट होने के बाद मनसबदारी सिस्टम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। मनसबदारी सिस्टम क्या था, रैंक था, ठीक है ना, मतलब पोस्ट था। जैसे कहते हैं क्लर्क हो गया, उसके ऊपर सीनियर क्लर्क हो गया, फिर मैनेजर हो गया या असिस्टेंट मैनेजर हो गया, फिर तो इसी तरह का अगर इसका होता रैंक थे 10, इसको कहा जाता 100, 500, 1000 ऐसे का रैंक दिया जाता। कोई 100 का है तो वो कम रैंक का हो गया, 500 की मनसबदारी दे दी गई यानी उसका रैंक ज्यादा हो गया। जिसको 1000 की मनसबदारी दे दी गई उसका 500 वाले मनसबदार से उसका रैंक ज्यादा हो गया। ये हम डिटेल समझेंगे। मनसबदारी सिस्टम एक प्रमुख व्यवस्था आपको देखने में आती है अकबर के समय। दीन इलाही इसने बनाया था, एक मत चलाया था, ठीक है, दीन इलाही का, वो हम देखेंगे। इबादत खाना, जिसमें सारे धर्मों का डिस्कशन होके सारे धर्मों के जो स्कॉलर्स हैं वो लोग आए, लेकिन बहुत सारे विवाद यहाँ पर भी हुए थे, इसको हम समझेंगे। यहाँ पे भी आप 9 रत्नों को देखेंगे, जैसे मुल्ला दो प्याजा, बीरबल, तानसेन, तो इन लोगों को आप देखेंगे। जैसे आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड के समय, गुप्ता पीरियड में भी 9 जेम्स या 9 ज्वेल्स को आप कहते हैं, 9 रत्न उस समय भी थे। कालिदास, वाराणसी, वेताल भट्ट, छपड़, तो उस समय भी 9 आपको देखेंगे, तो वहां पे 9 रत्न थे। तो उसके बाद एंशिएंट में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न थे, और यहां पर मेडिएवल पीरियड में आप देखेंगे तो अकबर के 9 रत्न हैं, यानी कि 9 ज्वेल्स या 9 जेम्स जिनको आप कहेंगे, जिसमें आपको तानसेन था, हाँ मैंने बताया, बीरबल था, मान सिंह थे, ठीक है। तो उसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि राजपूतों के साथ भी इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा। हाँ, सिर्फ राणा प्रताप ने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो आगे हम इसको देखेंगे। उसके बाद जहां तक इसकी बात है, तो जहां तक आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात है, कला की बात है, तो यहां पर देखेंगे कि जब अकबर के समय तानसेन और जैसे लोग थे, तो नेचुरली म्यूजिक को बढ़ावा मिला होगा, संगीत को। जहांगीर के समय देखिए पेंटिंग को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला, क्योंकि जहांगीर जो है ये पेंटिंग को की पहचान, परख बहुत ज्यादा थी, बहुत बड़ा पारखी था। और यहां तक कहा जाता था कि अगर एक ही कैनवास पे 4 अलग अलग पेंटर अगर पेंट बना दे तो देख के बता देगा कि कौन सा पार्ट किस पेंटर के द्वारा बनाया गया है, किस चित्रकार के द्वारा। इतना बड़ा पारखी था। शाहजहां के समय में हम देखेंगे तो आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य कला का बहुत ज्यादा विकास होता है। हाँ, स्थापत्य कला का विकास होता है शाहजहां के समय। आप देख लीजिए ताजमहल और ये सब बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुए, बड़े बड़े पितराद्वारा, ये सब समझेंगे क्या है पितराद्वारा सब। और आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ेंगे तो उसमें तो और डिटेल समझेंगे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर का एक अलग पार्ट ही है सिविल सर्विसेज के लिए। तो शाहजहां के समय भी देखिए, यहाँ भी पेंटिंग के रूप में, कहीं आर्किटेक्चर के रूप में आपको आर्ट देखने के लिए मिलेगा। औरंगजेब के समय डिक्लाइनिंग फेज में है आपको आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि उसने म्यूजिक बंद करा दिया था, तो ये सब चीजें थी औरंगजेब के समय। और औरंगजेब के समय मैंने बताया कि आपको सबसे ज्यादा रिवोल्ट का समय औरंगजेब का ही है। इसी समय सतनामी रिवोल्ट होगा, जाटों का रिवोल्ट होगा, मराठों का उदय होगा, ये रिवोल्ट करेंगे, सिख आएंगे, शिवाजी को इसी समय पढ़ेंगे, और मराठे को फिर आगे भी जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। तो एक तरह से ये जो अर्ली मुगल्स थे यही मेन मुगल्स थे। उसके बाद लेटर मुगल्स बहुत कम है, जिसमें मैंने ये लिख दिया है एम्पेयर्स, ये डाउनवर्ड जा रहा है, एम्पेयर का कोई पावर नहीं है। एम्पेयर जो बन चुका है, पपेट बन चुके हैं किसके, ब्यूरोक्रेसी के, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के पास ये रियल पावर है और यही बनाते हैं, जिसको चाहते हैं शासक बना देते हैं। ये औरंगजेब के बाद की कहानी है। 1707 में 1707 एडी में औरंगजेब की डेथ होती है। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये पूरा हमने देख लिया कि कैसे क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजों की हम चर्चा आगे करेंगे। ये तो एक बहुत छोटा सा एक ब्रीफ था। हाँ, और आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हर चीज ओपन होता जाएगा।
जाएगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारे शासकों का नाम मैंने नहीं लिखा, लेकिन जब वहां पढ़ाऊंगा तो सारा ऑर्डर में लिख दूंगा जो भी होंगे, ताकि आप क्रोनोलॉजी को भी समझ सके। लेकिन जो पढ़ना होगा इंपॉर्टेंट उसी को हम पढ़ेंगे। अब फाइनली हम आ जाते हैं बुक्स पे। बुक्स देखिए कौन कौन से हैं। अब आपको क्या पढ़ना है? तमिलनाडु टेक्स्ट बुक ओल्ड, हाँ तमिलनाडु बोर्ड की बुक होती है 11th की, ये आपको पढ़ लेना है मेडिवल हिस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद आवर पास्ट, हमारे अतीत हिंदी में कहते हैं, सेकंड पार्ट है क्लास 7th का, न्यू एनसीईआरटी। उसके बाद थीम इन इंडियन हिस्ट्री, पार्ट सेकंड 12th का पढ़ेंगे, न्यू एनसीईआरटी है, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी है। पार्ट 1 जो है एंशिएंट के लिए है, पार्ट 2 है मेडिवल के लिए, और पार्ट 3 जो है मॉडर्न के लिए है, ठीक है। अब उसके अलावा आप मेडिवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा की भी पढ़ेंगे, जो कि या तो ओल्ड एनसीईआरटी में आता है 11th का ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्रा का, या फिर ब्लैक स्वान ओरिएंट ब्लैक स्वान, हाँ ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन है, तो उसका आप सतीश चंद्रा का एक ही है, मोरलेस एक ही है, वो उसको पढ़ लेंगे। तो आप देखिए एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, लेकिन इन सब अगर आपके पास समय है, वक्त है, तो जरूर आप इन सब ज्यादा समय नहीं लगेगा पढ़ने में। खासकर तमिलनाडु बोर्ड बुक को देखिए आप, मैं ये कहूंगा कि आप तमिलनाडु बोर्ड बुक को एक बार पढ़ के तब एनसीईआरटी पढ़िए, आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि सीक्वेंस इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है तमिलनाडु बोर्ड के बुक में, ठीक है ना। तो उसको आप पढ़िए, और बाकी तो आपकी अपनी सुविधा है। बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और जो कि हो सकता है कल या परसों में ही डाल दूं, क्योंकि यहां हमको बताना था तो मैंने कहा कि बुक भी बता दूं आप लोगों को। तो यहां हम जो है एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मेडिवल हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ी जानी चाहिए, वो भी आप देख लेंगे। तो एक तरह से हमने पूरी जानकारी ले ली, ठीक है। अब हम सीक्वेंस वाइज शुरू करेंगे। जैसे जैसे हमने देखा है कि अर्ली मेडिवल पीरियड से हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल से शुरू करेंगे, फिर राजपूतों के ओरिजिन को समझेंगे, सारा चीज देखेंगे उसमें, और राजपूतों के जो इंपॉर्टेंट नॉर्थ इंडिया के जो डायनेस्टी है उनको समझेंगे, फिर साउथ इंडिया को भी समझेंगे। लेकिन हम साउथ इंडिया में मोस्ट ऑफ द थिंग जो है वो कवर हो जाएगा आपको जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया मैं पढ़ाऊंगा। तो आप चाहे पेपर ले लें स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.